आप अगले वीडियो में जैसा कि गजानन माधव मुक्तिबोध का जीवन परिचय देखे हैं, उनके बारे में जानते हैं कि आपके सिलेबस में हैं। दूसरे कवि अज्ञेय के बाद जो हैं गजानन माधव मुक्तिबोध ही हैं। फिर अब इस वीडियो में है इनका सृजन कर्म, मतलब इन्होंने जो सृजन किया, रचना किया, वो क्या किया, उसके बारे में हम वर्णन करेंगे। क्योंकि इनका जो मुक्तिबोध का काव्य का कर्म जो है वो 1936 से आरंभ होता है। 1936 का समय कब था? छायावाद का समय था, याद है आपको? छायावाद के समय 1936 का समय, उस समय मुक्तिबोध का जो है काव्य कर्म शुरू हो जाता है। और इनका जो तार सप्तक था, तार सप्तक में 17 कविता, इन्होंने तार सप्तक में भी भाग लिया था। प्रयोगवाद में अज्ञेय द्वारा जो संचालित तार सप्तक है, उसमें 17 कविता जो है तार सप्तक में सन 1943 में प्रकाशित हुई थी इनकी कविताएं। और उसके पीछे इनका काव्य संकलन एक चांद का मुँह टेढ़ा है, जैसा कि हमने पहले बताया, उसमें भी 28 कविताएं हैं। अब इनका वर्णन है कि सृजन कर्म इनका जब शुरू होता है तो उस समय जो मुक्तिबोध का काव्यक्रम था, इन दिनों वे माध्यमिक कक्षाओं की शिक्षा पूरी करने के बाद अपनी बुआ अत्ताबाई के साथ उज्जैन में रहते थे। 20 वर्ष के युवक मुक्तिबोध के जीवन में किशोरावस्था की प्रणयानुभूति का प्रभाव उनकी आरंभिक कविताओं में देखा जा सकता है। मुक्तिबोध की कविता यात्रा 1936 के समानांतर हिंदी कविता में छायावाद का अवसान और प्रगतिवाद का उदय माना गया। उस समय छायावाद का अवसान था, मतलब समाप्ति पे था, और प्रगतिवाद क्या था? उदय पे था। उस समय इनकी कविताएं क्या थी? अग्रसर थी, मार्क्सवादी कविताएं उस समय लिखने लगे। और ये जो मुक्तिबोध की कविता यात्रा जो समानांतर हिंदी कविता से थी, वो कि प्रारंभ में छायावाद से प्रभावित थे, और फिर डॉक्टर व्याम विलास शर्मा के अनुसार इन्होंने अपने अनेक समकालीन कवियों की तुलना में मुक्तिबोध विलंब में प्रगतिवादी दल में शामिल हुए और 1936 से 1942 तक वह अधिकतर छायावादी कविताएं लिखते थे। इस समय वह दर्शन शास्त्र के भाववादी विचारक वर्ग के सामने प्रभावित हुए, क्योंकि जो मुक्तिबोध जो थे पहले छायावादी कवि थे, फिर ये क्या हो गए? प्रगतिवाद में सम्मिलित हो गए। और यही विचारधारा से इनका मार्क्सवाद, पहले तो इनकी जो कविताएं थी छायावाद से प्रभावित थी, इनकी बहुत सारी कविताएं जो थी छायावाद से प्रभावित थी। फिर बाद में क्या था कि ये प्रगतिवादी मतलब विचारधारा से सम्मिलित हो गए। और आरंभिक काल में इन्होंने जयशंकर प्रसाद की रचना कामायनी तथा उज्जैन इंदौर के साहित्यिक वातावरण में महादेवी वर्मा, माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान, इन लोगों से प्रभावित होकर इन्होंने कई सारी कविताएं लिखी। और प्रगतिशील लेखक संघ का, इन्होंने इनसे प्रभावित होकर प्रगतिशील लेखक संघ का सदस्य बने और 1938 से 1942 तक आसपास की लिखी कविताएं जो थी वो छायावादी संस्कार तथा प्रगतिवादी मार्क्सवादी चेतना का द्वंद्व उनके काव्यगत अंतर्द्वंद का कारण है। क्योंकि उस समय जो इनका जो द्वंद्व चल रहा था वो अक्सर छायावाद के समानांतर माना गया था। मुक्तिबोध ने तार सप्तक के वक्तव्य में अपनी काव्य प्रेरणा के संबंध में निम्नलिखित उद्गार व्यक्त किए थे। जो एक इनकी रचना थी कामायनी, एक पुनर्विचार, उसमें भी इन्होंने कामायनी पर फिर से विचार विमर्श किया और उसके बारे में लिखा। इन्होंने कहा कि देखिए, कामायनी पर इनकी जो प्रेरणा थी कि मालवा के विस्तीर्ण मनोहर मैदानों में घूमती छिपरा के रक्त भव्य साझे और विविध रूप वृक्षों की छाया मेरे किशोर कवि की आद्य सौंदर्य प्रेरणाएं थी। उज्जैन नगर में बाहर का निर्व श्लोक उस व्यक्ति के लिए जिसकी मनोरचना की रंगीन आवे की प्राथमिक है, अत्यंत जो थी आत्मीय था। इन्होंने अपने बालमन के बारे में बताया कि इनका जो मेरे बालमन की पहली भूख सौंदर्य और दूसरी विश्व मानव का सुख दुख, इन दोनों का संघर्ष मेरे साहित्यिक जीवन की पहली उलझन थी। इसका स्पष्ट वैज्ञानिक समाधान मुझे किसी ने से न मिला। परिणाम था कि इन अनेक आंतरिक द्वंद्वों के कारण एक ही काव्य विषय नहीं रह सका। जीवन के एक ही बाजू को लेकर मैं कोई सर्वाश्लेषी दर्शन की मीनार खड़ी न कर सका। क्रमशः मेरा झुकाव मार्क्सवाद की ओर हुआ। अधिक वैज्ञानिक, अधिक मूर्ख और अधिक तेजस्वी दृष्टिकोण मुझे प्राप्त हुआ। ऐसा मुक्तिबोध अपनी रचनाओं में लिखते हैं। आगे कि इन्होंने यह विचार भी व्यक्त किया कि यहाँ यह स्वीकार करने में मुझे संकोच नहीं है कि मेरा हर विकास स्थिति में मुझे घोर असंतोष रहा है। इन्होंने मतलब इसके बारे में अपना विचार किया
कि यह मैं मानसिक द्वंद्व मेरे व्यक्तित्व में बदमूल था। जैसा कि आपने इनका परिचय में आपने देखा कि ये बाद में क्या हो जाते हैं कि मानसिक उच्छित हो जाते हैं, इनका मानसिक विकृत हो जाता है, बौद्धिक स्तर और पक्षाघात के भी मरीज हो जाते हैं। लेकिन उन्होंने जो विकृति इनकी मानसिक तनाव में हुआ, इनका बदलना, उनकी संवेदना, इन्होंने बताया कि प्रयोगवाद काव्य आंदोलन से उसका जुड़ना मात्र संयोग नहीं था, अपितु उनके विकासशील काव्य व्यक्तित्व का प्रतिफल था। अनंतर उनके जीवन पर्यंत उनकी प्रगतिशीलता, समाज के प्रति प्रतिबद्धता, लोकहित चिंता निरंतर बढ़ती ही गई, क्योंकि उनकी प्रगतिशीलता ऐसी नहीं थी किसी समय वे मार्क्सवादी चिंतन से प्रभावित हों और उसके लिए कुछ वर्ष जो राजनीतिक विचारधारा में परिवर्तन की भांति उसे त्याग दिए हों। ता सप्तक के द्वितीय संस्करण के प्रकाशित शीर्षक वक्तव्य में इन्होंने इस बात की पुष्टि की, अचानक अंतर्मुख दिशाएं और भी दीर्घ और गहन होती गई। वैसे तो देखने में मतलब अंतर्मुखी थे, सामने से शांत स्वभाव के थे, लेकिन अंदर ही इनका विद्रोही स्वभाव था, विद्रोही मन था, जो क्रांतिकारी स्वभाव था। उनके बारे में उन्होंने कहा कि मेरा आत्मसंवेदन समाज के व्यापकर छोर छूने लगा। कवि द्वारा व्यक्त इन विचारों के सहारे उनकी कविता यात्रा में विद्यमान आत्मसंवेदन समझा जा सकता है। मुक्तिबोध की 17 कविताएं जो सर्वप्रथम क्या थी, तार सप्तक में देखा दिया है ना, मुक्तिबोध की जो सर्वप्रथम सबसे पहले इनकी जो कविताएं आई उसमें 17 कविता तार सप्तक में सन 1943 में ही प्रकाशित हो गई थी। जब सर्वप्रथम इन्होंने कविता लिखना स्टार्ट किया तो वो तार सप्तक में संकलित हुई। और यहाँ से चांद का मुँह टेढ़ा है, ये मुक्तिबोध की कविताओं का कालजयी संकलन है। चांद का मुँह टेढ़ा है, देखिए यहाँ पे है चांद का मुँह टेढ़ा जो काव्य संकलन है, और जिसे उनकी अस्वस्थता के कारण उनके मित्र श्रीकांत वर्मा ने संपादित किया था। इस संदर्भ में इनका स्पष्टीकरण अवलोकनीय है। मुक्तिबोध अगर स्वस्थ होते तो पता नहीं अपनी कविताओं का संकलन किस प्रकार करते। शायद उन्होंने अपनी कविताएँ अधिक विवेक और परख के साथ चुनी होगी, क्योंकि इन तमाम आत्मपरक कविताओं के कवि मुक्तिबोध न केवल दूसरों के प्रति बल्कि खुद अपने प्रति एक सही और तटस्थ दृष्टि रखते थे, और दूसरों से, अपनों से उन्हें जो भी मोह रहा हो, अपने से मोह उन्हें कभी नहीं रहा। इस काव्यकृति की भूमिका शमशेर बहादुर सिंह ने लिखी थी। इनके साथी कवि हैं शमशेर बहादुर सिंह, जो इन्होंने बारे में लिखा और इनकी जो चांद मुँह का टेढ़ा इसका संपादन किया था। इस संकलन में मुक्तिबोध की कुछ 28 कविताएं संकलित हैं। इसमें जो है, इस संकलन जो है चांद का मुँह टेढ़ा, इसमें कम से कम इनकी 28 कविताएं संकलित हैं। अब इस 28 कविता में है भूल गलती, पता नहीं, मुझे कदम कदम पर, मेरे लोग, मुझे नहीं मालूम, नक्षत्र खंड, मैं तुम लोगों से दूर और शून्य। उनकी शेष कविताएं जिनमें से तो कुछ अत्यधिक लंबी हैं, उनके शीर्षक इस प्रकार हैं, जैसे ब्रह्म राक्षस का नाम सुने होंगे, भूल गलती, पता नहीं, मुझे कदम कदम पर, मेरे लोग, मुझे नहीं मालूम, नक्षत्र खंड, मैं तुम लोगों से दूर हूँ और शून्य। उनकी शेष कविताएं जिनमें से कुछ अत्यधिक लंबी हैं, जिनके शीर्षक भी हैं ब्रह्म राक्षस, डूबता चांद कब डूबेगा, मुझे याद है, चकमक की चिंगारियाँ, एक अंतर कथा, शून्य, एक अरूप शून्य के प्रति, इस चौड़े ऊंचे टीले पर, चंबल की घाटी में, मेरे सहचर मित्र, दिमागी गुंथाकार का ओरांग उटंग, लकड़ी का बना रावण, चांद का मुँह टेढ़ा है, ओ काव्यात्मक फणिधर। अंधेरे में इनकी लंबी कविता है, आप इसके बारे में अक्सर एग्जाम में पूछता है। मुझे पुकारती हूँ पुकार, जब प्रश्न चिन्ह बौखला उठे, अंतरण का आयतन, एक भूतपूर्व विद्रोही का आत्मकथन, जो आपके सिलेबस में एक कविता है। एक मुझे कदम कदम पर, ये वाली कविता मुझे कदम कदम पर, ये भी आपके सिलेबस में है, आपके सिलेबस में है, इसको पढ़ाएंगे इसके बाद में कविता को। अब इसमें एक साहित्यिक की डायरी, कामायनी पुनर्विचार, एक भूतपूर्व विद्रोही का आत्मकथन, ये भी आपके सिलेबस में कविता है। और कल जो हमने चर्चा की, इस संग्रह की कविताएं मार्क्सवादी चिंतन के कारण जिंदगी के प्रति कवि मुक्तिबोध के दृष्टिकोण में हुए परिवर्तनों का प्रमाण है। इस कविताओं में विद्यमान आत्मग्रस्तता तथा जो समाज के व्यापक स्तर को छूने का उनका उपक्रम इनकी लंबी कविताओं में देखा जा सकता है। जैसे भूरी भूरी खाक धूल, ये अतिरिक्त उनकी कविताएं हैं। एक और संकलन भूरी भूरी खाक धूल, ये दूसरा संकलन है। जैसा कि पहला चांद का मुँह टेढ़ा आपने देखा, और इसके बाद है भूरी भूरी खाक धूल। इसमें जो है इस कृति में संकलित कविताएं उनके आकाशवाणी तथा सूचना विभाग के सेवा काल की है। और काव्य विधा के अतिरिक्त मुक्तिबोध ने गद्य विधा को भी समृद्ध किया, इनका विवरण भी है, जैसे कि नई कविता का आत्मसंघर्ष तथा अन्य निबंध। यह मुक्तिबोध की समस्यात्मकता
निबंधों का संग्रह है और एक साहित्यिक की डायरी। यह कृति उनके द्वारा मित्रों से की गई बहस का प्रतिफल है और नई साहित्य का सौंदर्य शास्त्र जो है रचना है, यह मुक्तिबोध की आलोचना कृति है। इसका नया संस्करण अब कुछ परिवर्तित रूप में आखिर रचना क्यों नाम से प्रकाशित हुआ है और कामायनी एक पुनर्विचार, जैसे यह मुक्तिबोध की अन्य समीक्षा कृति है। इसमें उन्होंने कामायनी का विशद अध्ययन एवं विश्लेषण किया है और इनकी समीक्षा कृति अंग्रेजी के प्रसिद्ध आधुनिक कवि T.S. एलियट के ऑब्जेक्टिव को रिलेटिविटी की तरह है और काठ का सपना यह कहानी संग्रह है और सतह से काठ का सपना, इसमें देखिए सब बता रहे भूरी भूरी खाक एक साहित्यिक की डायरी जो इन्होंने मित्रों के द्वारा बहस का प्रतिफल है। कामायनी एक पुनर्विचार, जिस पर कामायनी पर विचार करके इन्होंने लिखा और काठ का सपना और सतह का आदमी। काठ जो कामायनी है जो ये मुक्तिबोध की समीक्षा कृति है, इसमें इन्होंने कामायनी पर विशद अध्ययन और विश्लेषण किया है, कामायनी पर विशिष्ट अध्ययन किया है। फिर है इनका रचना है काठ का सपना जो कहानी संग्रह है। ये काठ का सपना जो है कहानी संग्रह है, इसको ध्यान दीजिएगा, काठ का सपना लग भी रहा है और ये है कहानी संग्रह। इस कहानी संग्रह है और सतह से उठता आदमी जो है यह भी मुक्तिबोध द्वारा सृजित कहानियों का संग्रह है और विपात्र मुक्तिबोध द्वारा लिखित एकमात्र उपन्यास है। देखिए ये भी एक कहानी संग्रह है और विपात्र है जो एकमात्र इनका उपन्यास है, ध्यान दीजिएगा उसको, एकमात्र उपन्यास। विपात्र, ध्यान दीजिएगा ये इनका एकमात्र उपन्यास है, अक्सर पूछा जाता है एग्जामों में। कि फिर है भारत इतिहास और संस्कृति। ये जो इस कृति के संबंध में मुक्तिबोध का वक्तव्य है कि जीवन की स्मरणीय घटनाओं में विशेष उल्लेखनीय भारत साहित्य इतिहास और संस्कृति नामक पुस्तक का प्रकाशन उसके परिणाम यह पुस्तक मध्य प्रदेश सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा पाठ्य पुस्तक भी स्वीकृत हुई, उसी सरकार द्वारा अवैध भी घोषित हुई। इसके अतिरिक्त मुक्तिबोध ने दिनकर की प्रसिद्ध कृति उर्वशी पर समीक्षा लिखी है। उर्वशी दर्शन और काव्य प्रसाद पंत निराला आदि कवियों पर लिखी समीक्षाओं के अतिरिक्त मुक्तिबोध ने अज्ञेय, यशपाल, राहुल सांस्कृतायन, प्रभाकर माचवे आदि की रचनाओं पर भी समीक्षाएं लिखी है। इस तरह मुक्तिबोध की काव्य सर्जना का क्रम 1936 से आरंभ होकर 1963 तक चलता रहा और अपने इस पूरे रचनाकाल में वे समकालीन कविता के सभी नए आंदोलनों छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता में सक्रिय रूप से जड़े रहे। देखिए इस समय इनका जो सृजना काम था ये छायावाद। देखिए इनका रचना क्रम जैसा कि आपने देखा कि विपात्र और भारत इतिहास के बारे में आपने जाना कि इसके बाद इन्होंने कई रचना काव्य समीक्षा की। इस तरह मुक्तिबोध की जो काव्य सर्जना थी चलती रही। इन पर पूरे रचना काल में वे समकालीन कविता के सभी नए आंदोलनों छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता सक्रिय रूप से जुड़े रहे। उपयुक्त कृतियों में इनकी गद्य कृतियाँ अधिक हैं, किंतु मुक्तिबोध मुख्यतः कवि रूप में ही प्रसिद्ध हैं। जैसे कि गद्य कृतियाँ इनकी बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन ये सबसे ज़्यादा फेमस क्या हैं, कवि रूप में ही फेमस हैं। अब है इनकी काव्य समीक्षा इनकी देखी जाए, यहाँ तक पता नहीं दिख रहा है आप लोग को, काव्य समीक्षा। अब थोड़ा सा काव्य समीक्षा इनका समझा दिया जाए। यहाँ तक काव्य समीक्षा कि जो 40 कविता के अनंतर हस्ताक्षर एवं प्रमुख कवि